जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। तो आइए चलते हैं आज फिर एक बार बिहार के उस मुद्दे को और उस चर्चा पे हम साकेत जी के साथ आपके लिए एक शो करते हैं। खासकर जो हमारा आज का मुद्दा है, रोहिणी आचार्य, लालू जी की पुत्री ने एक्स पे बड़ा तंज कसा है नीतीश जी पर, और खासकर अशोक चौधरी को लेकर ये मामला उठा है। अशोक चौधरी जी नीतीश जी के मंत्री हैं और किचन कैबिनेट के मेंबर भी हैं। उन्होंने कहा है कि लगता है कि सिर्फ टव्वल शुरू हो गया है पार्टी के अंदर नीतीश जी के, और नीतीश जी को लेकर शायद ऐसा ना हो कि जो जुगाड़ू खेमा है वो बिखर जाए। तो कल आपने देखा था अशोक चौधरी जी ने भी एक ट्वीट किया। कल उनको बुलाया गया था नीतीश जी के दौरान, उनके उस ट्वीट पे जो उन्होंने बड़े तरीके से एक कवि के रूप में, कविता पाठ की तरह उन्होंने नीतीश जी के उम्र पे इनडायरेक्टली कहा जाता है कि नीतीश जी के बारे में ही था वो। उन्होंने कहा था अशोक जी काफ़ी सुलझे हुए नेता माने जाते हैं पर कभी कभी बड़बोले हो जाते हैं, और नीतीश जी के खास है। रोहिणी जी का अटैक उन्हीं पे था कि चाचा के कैंप में क्या हो रहा है, चाचा के चहेते प्यादे ने कुछ ऐसी बात कैसे कर दी, चाचा कुछ कर नहीं पा रहे हैं, चाचा शांत हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जुगाड़ू खेमा बिखर जाए। तो साकेत जी, क्या ये सही में अशोक चौधरी जी का मामला क्या है? क्या वो उन्होंने दिल से ये बात कही कि बड़बोलेपन में हाथ से उनके कुछ निकल गया एक्स पे, सोशल मीडिया, सोशल पोस्ट पे? ये क्या है क्या अशोक चौधरी जी ऐसे भी कांग्रेस से आए हुए बंदे हैं, कांग्रेस जेडीयू, कहां तक, या फिर नए चेहरे के तौर पे बीजेपी तो कहीं उनको पुश नहीं कर रहा है, क्या होगा? साकेत जी। अजय जी नमस्कार। जी नमस्कार। ये अशोक चौधरी का जो ट्वीट वाला कल का प्रकरण है वो जदयू में तो कोहराम मचा ही है। जदयू के बाहर भी लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया, तरह तरह के बयान। अभी आपने चर्चा की लालू यादव की सिंगापुर में रहने वाली बेटी रोहिणी आचार्य की। रोहिणी सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय रहती है। हर बार उनका बयान सोशल मीडिया पर आते रहता है, हम सब देखते रहते। इस बार फिर अशोक चौधरी के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने जो कहा कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो सही में सब कुछ ठीक चलता हुआ दिख नहीं रहा। क्योंकि कल जब ये अशोक चौधरी का ट्वीट आया लंबा चौड़ा कविता के रूप में, उसके बाद मुख्यमंत्री निवास में उनकी बुलाहट हुई, जो अभी आपने बताया भी। फिर जो जनता दल यूनाइटेड के बिहार के जो मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उनकी प्रतिक्रिया आई। भाई नीतीश कुमार को कोई छोटा नहीं कर सकता है पार्टी के अंदर, उन पर कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और उसके बाद जनता दल यू के कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे ललन कुमार, राजीव रंजन उर्फ ललन कुमार, जो अभी केंद्र में केंद्रीय सरकार में मंत्री हैं, उनका भी ट्वीट पर आया। अशोक चौधरी को उन्होंने बड़ा बुरा भला कहा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता हैं जनता दल यूनाइटेड के, उन पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर सकता। नीतीश कुमार के कभी मित्र रहे उपेंद्र कुशवाहा, जो आजकल दूसरी पार्टी, अपने पार्टी, कभी आते हैं नीतीश कुमार के साथ, कभी फिर अपनी पार्टी बना लेते हैं, उनका भी बयान आया। वह भी अशोक चौधरी पर बहुत नाराजगी भरा बयान उनका रहा।
अशोक चौधरी हालांकि कह रहे हैं कि भाई हम तो मानस पुत्र हैं नीतीश कुमार के, और मानस पुत्र नीतीश कुमार जितना हमको आदर दिए, सम्मान दिए, उतना आज तक हमको नहीं मिला, ये सब बात कर रहे हैं। लेकिन आखिर एक सवाल उठता है कि इस तरह से बयान देने का, कविता लिखने का क्या मतलब? कहीं ना कहीं मामला कुछ पक रहा है। एक चर्चा यह भी है राजनीतिक गलियारों में कि अशोक चौधरी संभवतः बीजेपी के नेताओं के संपर्क में हैं और इसी कारण उनका ऐसा बयान आया है। इधर एक चर्चा, इसलिए इस चर्चा पर को बल मिलता है कि 1 सितंबर को जनता दल माफ करेंगे, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव और जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं बिहार में, श्याम रजक, वो 1 सितंबर को राष्ट्रीय जनता दल से इस्तीफा करके जनता दल यूनाइटेड का सदस्य बने और 22 दिन के बाद श्याम रजक को जनता दल यूनाइटेड ने राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। वैसे श्याम रजक का 22 नंबर जो है, लोग कहते हैं कि श्याम रजक के लिए 22 नंबर बहुत शुभ माना जाता है। उनकी जन्मतिथि भी 22 तारीख है, गाड़ी जितना है उनके पास सबका नंबर भी 22 है, और 1 तारीख को ज्वाइन किए, 22वें दिन राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया। अब नीतीश कुमार के यहाँ उनकी बुलाहट हुई थी श्याम रजक 2 दिन पहले, और उसी मुलाकात के बाद जब वो निकले, उसके बाद राष्ट्रीय महासचिव का खबर आ गया कि श्याम रजक को राष्ट्रीय महासचिव का दर्जा दे दिया गया, उनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया। श्याम रजक भी दलित हैं, अशोक चौधरी भी दलित हैं, तो अशोक चौधरी संभवतः, हालांकि कभी नीतीश कुमार के कैबिनेट की मेंबर होते थे, किचन कैबिनेट कहे जाते थे के मेंबर, अब थोड़ा दूरी लगता है बना है, इसीलिए श्याम रजक को तरजीह ज्यादा दी जा रही है। तो ये राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा है कि श्याम रजक के तरजीह, मतलब राष्ट्रीय 21-22 दिन हुए उनके, 22वें ठीक ज्वाइन करने के 22वें दिन उनको महासचिव बनाया गया, राष्ट्रीय महासचिव। तो और उसके बाद कल आ गया उनका ट्वीट अशोक चौधरी का। तो एक राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अशोक चौधरी क्या जनता दल यू से नाखुश चल रहे हैं, बीजेपी की ओर उनके कदम आगे बढ़ गए हैं। अब यह देखना भविष्य के ये में है कि कब उनका रास्ता जनता दल यूनाइटेड को छोड़ करके बीजेपी की ओर वो जाते हैं, ये तो देखने वाली। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने भी बहुत प्रहार किया। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता लोग भी जो हैं, अशोक चौधरी और के ट्वीट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उनका कहना है कि भाई राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, बहुत शीघ्र जनता दल यूनाइटेड में फूट होना है, ऐसा राष्ट्रीय जनता दल के लोग भी कहने लगे हैं। जी मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या इस पूरे प्रकरण में अशोक चौधरी नीतीश जी को पटकने में सक्षम रहेंगे, या फिर नीतीश जी अशोक चौधरी को काटने में, क्योंकि ये हमेशा रहा है नीतीश जी का कि जो भी उनके सामने खड़े होने की कोशिश करता है उसका सफाया कर देते हैं, राजनीतिक सफाया का मेरा मतलब है। तो क्या अशोक चौधरी को काटने की शुरुआत हो चुकी है, या अशोक चौधरी के द्वारा
दौरा के थ्रू बीजेपी के माध्यम से नीतीश जी का पलटने का मामला शुरू हो गया है, क्योंकि मनीष वर्मा के आने के बाद से ये शुरू हुआ था शायद। देखिए अजय जी, हम बार बार कहते हैं कि नीतीश कुमार वह शख्स है जिसने जॉर्ज फर्नांडिस को ठिकाने लगाया पॉलिटिकली, जिसने शरद यादव को ठिकाने लगाया, जिसने लालू यादव को ठिकाने लगाया। तीनों धुरंधर राजनीतिज्ञ रहे हैं अपने अपने जमाने में। आज भी लालू यादव नेता हैं बिहार में। शायद जितना जनाधार लालू यादव का है उतना किसी का नहीं है बिहार में। यह तो ईमानदारी के साथ सबको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी दरकिनार नीतीश कुमार ने किया। जॉर्ज फर्नांडिस जो देश भर के बड़े नेताओं में शुमार थे, शरद यादव देश के बड़े नेताओं में शुमार थे, ये सब तो पॉलिटिकली 6 इंच छोटा नीतीश कुमार ने कर चुके हैं। तो अशोक चौधरी तो एक, हालांकि यह शब्द नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत छोटे पिद्दी कह लीजिए, पिद्दी टाइप के शख्स हैं। ये नीतीश कुमार का क्या बिगाड़ पाएंगे? अगर ये जनता दल यूनाइटेड से छोड़ करके बीजेपी की ओर जाते हैं तो हमको नहीं लगता है कि इनको जो मान सम्मान जनता दल यूनाइटेड में मिला, नीतीश कुमार ने दिया, वह उनको भारतीय जनता पार्टी में मिलने जा रहा है। नहीं, जैसा कि बिहार में जातीय राजनीति अपने चरम पे होता है और अशोक जी के सामने पैरेलल में अब स्वयं रजक आ गए हैं, दोनों ही दलित हैं। और अशोक चौधरी का अभी कुछ दिन पहले लोकसभा के चुनाव के बाद बयान आया था भूमियारों पे, खासकर स्वर्ण जाति पे। तो क्या वो बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के पास स्वर्णों का वोट होता है ज्यादातर देखा जाए, और ओबीसी दलित के लिए वो इसी तरह के चेहरे खोजते हैं। तो वैसे में कहाँ अशोक चौधरी फिट इन कर रहे हैं? एकदम सही कहा आपने, एकदम सही कहा। भारतीय जनता पार्टी में मतलब फॉरवर्ड जो है वो अपनी पार्टी मानते हैं भारतीय जनता पार्टी। और ये अशोक चौधरी ने भूमिहार बहुल इलाके में गए थे, वो जहानाबाद में, वहाँ के भूमिहार के जो नेता थे उनके खिलाफ बयान दिया कि अगर वो लोग चले गए घूमने, इस कारण जनता दल यूनाइटेड का प्रत्याशी जो है वोट नहीं किया। तो इस पर भूमिहारों में अच्छी खासी प्रतिक्रिया थी। कुछ भूमिहार लोग गधा जुलूस भी पटना में निकाले थे, उसमें अशोक चौधरी का पोस्टर चिपकाए हुए थे। अशोक जी के स्वामी भी तो भूमिहार हैं। हाँ, वही कहा कि आप बेटी दिए अपनी भूमिहारों के, आप भूमिहार के खिलाफ में बोल रहे हैं। तो अशोक चौधरी ने माफी उफी मांगा कि नहीं, ऐसी बात नहीं, हम भूमिहार के, हम तो अपने पार्टी के ऊपर बोल रहे हैं। तो अशोक चौधरी को बीजेपी में जाने पर बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। यह बात सही आपने कहा कि श्याम रजक जो आए हैं दलित चेहरे हैं, दलित चेहरा के तौर पर श्याम रजक अशोक चौधरी से भारी पड़ रहे। श्याम रजक की जो छवि है बिहार में दलितों के बीच, न केवल दलित बल्कि सवर्णों के बीच में भी श्याम रजक की जो छवि है, अशोक चौधरी की वो छवि नहीं। और बिहार में अगर दलितों के बड़े नेता लिखा जाएगा, कोई ढूंढा जाएगा, तो अशोक चौधरी से बड़े नेता श्याम रजक। जी, जाते जाते एक छोटा सा और एक इशू है जो मैं आपके साथ जस्ट टच करके निकलना चाहता था। वो है कि 1 अक्टूबर से आरजेडी ने अनाउंस किया है स्मार्ट मीटर्स पे आंदोलन। ये जो स्मार्ट मीटर लगाने का है ना, आरजेडी ने इसको एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। और अभी तो बिहार में ये गर्म भी है। लोगों का ये कहना है, जो आरजेडी के थ्रू बातें आ रही हैं या अपोजिशन के थ्रू बातें आ रही हैं, कि इससे लोगों का मानना है कि उनके मीटर का जो चार्जेस है वो बहुत बढ़ गया है, जनमानस को परेशानी हो रही है, और सरकारी तंत्र की जगह
आउटसोर्स करके ये मीटर लगाए जा रहे हैं किसी ना किसी कॉर्पोरेट या बिजनेस हाउसेस को फायदा दिलाने के लिए। जस्ट इस पे थोड़ी सी बात करके हम फिर आपने सही कहा अजय जी। बिहार के लोग स्मार्ट मीटर को लेकर के बहुत चिंतित हैं और गुस्से में, लेकिन सरकार ने तय कर लिया है कि हम स्मार्ट मीटर लगाएंगे। बिहार के लोग चिंतित हैं, इसीलिए आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं जगदानंद, उन्होंने घोषणा किया कि प्रखंड स्तर से हमारा आंदोलन शुरू होगा 1 अक्टूबर से। सच पूछिए तो बिहार सरकार को स्मार्ट मीटर पर रोक लगा देना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं कि मतलब 1-2 नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों ऐसे समाचार आते रहते हैं कि स्मार्ट मीटर का जो रीडिंग है वो बहुत फास्ट भागता है। मतलब स्मार्ट मीटर लगने के पहले जो मीटर लगा हुआ था उसमें बिजली बिल कम आता था। स्मार्ट मीटर जब से लगा तब से बिजली बिल ज्यादा आता रहा। उसके अलावा नेट का प्रॉब्लम बहुत बिहार में तेज, माने गांव देहात में बहुत है। अगर आपका खत्म हो गया, मान लीजिए रिचार्ज जो आपने कराया है वह खत्म हो गया और पैसा आप जमा कर रहे हैं, नेट नहीं है, तो पता चला कि आपको बिल, पैसा तो आपने जमा कर दिया लेकिन सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा, तो आपके घर में बिजली नहीं है। ये सब ही शिकायतें आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात अजय जी, ये संजीव हंस जो आईएएस हैं, जिन पर अभी ईडी का पूरा पूछताछ चल रहा है, ईडी छानबीन कर रही है, वह ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव हुआ करते थे और विद्युत बोर्ड के सीएमडी हुआ करते। जब ये प्रकरण चला, रेप, एक इलाहाबाद की हाई कोर्ट की वकील ने संजीव हंस और आरजेडी के एक्स एमएलए गुलाब यादव पर बलात्कार का आरोप लगाया। उसके बाद जब मामला चलने लगा तो हालांकि पटना हाई कोर्ट ने उस बलात्कार के केस को खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी ईडी की जो जांच पड़ताल चल रही है उसमें पटना के सीनियर एसपी, जो अब डीआईजी भी हो गए हैं लेकिन फिर भी अभी सीनियर एसपी के तौर पर ही काम कर रहे हैं, उनका लिखा हुआ है, उनका जांच पड़ताल का सरकार को उन्होंने लिखा है कि भाई स्मार्ट मीटर लगाने में बहुत पैसे का लेन देन हुआ। अगर कोई कंपनी बढ़िया ढंग से मीटर लगाई है तो वो उसका मीटर बढ़िया ढंग से काम कर रहा, तो वो किसी अधिकारी को पैसा क्यों देगी? अब खुद मतलब पटना पुलिस का सीनियर एसपी लिख रहा है कि संजीव हंस को उसमें पैसा दिया गया। तो जब पैसा दिया गया, हालांकि वो मामला अभी तक खुला नहीं है, सीनियर एसपी का जो चिट्ठी था वो सरकार को के पास पड़ा हुआ है, ईडी अपना काम कर ही रहा है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि जब पटना का सीनियर एसपी उस पर मान रहा है कि हाँ उसमें भ्रष्टाचार हुआ है मीटर खरीदने में, तो फिर वैसे मीटर क्यों लगाए जा रहे हैं? सवाल यहाँ यह है। जी जी, स्मार्ट मीटर का मुद्दा तो बढ़ता ही रहेगा और मुझे लगता है ये चुनाव का एक बड़ा मुद्दा बनेगा साल भर में। जिस तरह से आंदोलन की बात चल रही है प्रखंड से लेकर ऊपर तक, और आपने एक घोटाले की भी बात कर दी, वाकई में स्मार्ट सिटी, स्मार्ट मीटर का मामला कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा होने जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि इस पे हम सरकार कुछ सोचेगा, आम आदमी की तकलीफ़ों को देखेगा। रूरल एरियाज़ में नेट के इश्यूज़ अगर नेट नहीं है तो फिर स्मार्ट सिटी के बारे में विचार करें। इसके साथ ही हम, साकेत जी, बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमसे जुड़े, और हम इसी तरह से कुछ इश्यूज़ पे आपके साथ मिलते रहेंगे। जी नमस्कार।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।